यह वहां इतनी बुरी तरह से डूब गया। मैं अभी भी इसे सूंघ सकता हूँ, बचा हुआ पिज्जा, शरीर की गंध और पसीना। एक्सकॉम और CONFINITY के बीच की खुशियां अचानक समाप्त हो गईं। कॉन्फिनिटी के संस्थापक सड़क के नीचे एक कार्यालय में चले गए और एक्सकॉम की तरह पेपाल के रूप में जानी जाने वाली अपनी सेवा के साथ वेब और ईमेल आधारित भुगतानों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कंपनियां एक दूसरे की विशेषताओं से मेल खाने और अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक गर्म लड़ाई में बंद हो गईं, यह जानते हुए कि जो भी तेजी से बड़ा होगा वह जीत जाएगा। प्रचार पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, जबकि लाखों और हैकरों से जूझते हुए खो गए, जिन्होंने धोखाधड़ी के लिए नए खेल के मैदान के रूप में सेवाओं पर कब्जा कर लिया था। यह एक स्ट्रिप क्लब में बारिश करने के इंटरनेट संस्करण की तरह था। जेरेमी स्टॉपेलमैन, एक एक्सकॉम इंजीनियर, जो येल्प के CEO बने। आपने जितनी जल्दी हो सके पैसे दिए। इंटरनेट भुगतान जीतने की दौड़ ने मस्क को अपनी त्वरित सोच और कार्यनीति दिखाने का मौका दिया। वही ईबे जैसी नीलामी साइटों पर पेपाल द्वारा स्थापित लाभ का मुकाबला करने के लिए योजनाएं तैयार करता रहा। और उन्होंने एक्सकॉम के कर्मचारियों को इस रणनीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए ब्रूट बल उनके प्रतिस्पर्धी स्वरूपों की अपील करता है। वास्तव में उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, एंकेनब्रांड ने कहा। हम सभी ने दिन में 20 घंटे काम किया और उसने 23 घंटे काम किया। मार्च 2000 में एक्सकॉम और कॉन्फिनिटी ने अंततः एक दूसरे को गुमनामी में बिताने और सेना में शामिल होने की कोशिश करना बंद करने का फैसला किया। कॉन्फिनिटी के पास पेपाल में सबसे गर्म उत्पाद जैसा दिखता था, लेकिन नए ग्राहकों को पुरस्कार में एक दिन में $100,000 का भुगतान कर रहा था और उसके पास जारी रखने के लिए नकद भंडार नहीं था। एक्सकॉम, इसके विपरीत, अभी भी बहुत सारे नकद भंडार और अधिक परिष्कृत बैंकिंग उत्पाद थे। इसने विलय की शर्तों को निर्धारित करने का बीड़ा उठाया, मस्क को संयुक्त कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में छोड़ दिया, जिसे एक्सकॉम कहा जाएगा। सौदा बंद होने के कुछ ही समय बाद, एक्सकॉम ने ड्यूश बैंक और गोल्डमैन सैक्स सहित बैकर्स से $100 मिलियन जुटाए और दावा किया कि उसके 10 लाख से अधिक ग्राहक थे। दोनों कंपनियों ने मामूली सफलता के साथ अपनी संस्कृतियों को मिलाने की बहुत कोशिश की। एक्सकॉम के कर्मचारियों के समूह ने अपने कंप्यूटर मॉनिटर को पावर कॉर्ड के साथ अपनी डेस्क कुर्सियों से बांध दिया और उन्हें अपने नए सहयोगियों के साथ काम करने के लिए कॉन्फिनिटी कार्यालयों में सड़क पर घुमाया। लेकिन टीमें कभी भी आमने सामने नहीं देख पाईं। मस्क ने एक्सकॉम ब्रांड की हिमायत की, जबकि बाकी सभी ने पेपाल का पक्ष लिया। कंपनी के तकनीकी बुनियादी ढांचे के डिजाइन को लेकर और अधिक झगड़े छिड़ गए। लेविचिन के नेतृत्व में कॉन्फिनिटी टीम ने लिनक्स जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ने का समर्थन किया, जबकि मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर सॉफ्टवेयर को उत्पादकता को उच्च रखने की अधिक संभावना के रूप में चैंपियन किया। यह झगड़ा बाहरी लोगों को मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह इंजीनियरों के लिए एक धार्मिक युद्ध के बराबर था, जिनमें से कई माइक्रोसॉफ्ट को एक पुराने दुष्ट साम्राज्य और लिनक्स को लोगों के आधुनिक सॉफ्टवेयर के रूप में देखते थे। विलय के 2 महीने बाद, थियल ने इस्तीफा दे दिया और लेविचिन ने प्रौद्योगिकी दरार से बाहर निकलने की धमकी दी। मस्क को एक खंडित कंपनी चलाने के लिए छोड़ दिया गया था। प्रौद्योगिकी के मुद्दे एक्सकॉम खराब हो रहे थे क्योंकि कंप्यूटिंग सिस्टम एक विस्फोट ग्राहक आधार के साथ रखने में विफल रहे। सप्ताह में एक बार, कंपनी की वेबसाइट ढह गई। अधिकांश इंजीनियरों को एक नई प्रणाली को डिजाइन करने का काम शुरू करने का आदेश दिया गया था, जिसने प्रमुख तकनीकी कर्मियों को विचलित कर दिया और एक्सकॉम को धोखाधड़ी की चपेट में छोड़ दिया। हम मुट्ठी पर पैसा खो रहे थे, स्टॉपेलमैन ने कहा। जैसे जैसे एक्सकॉम अधिक लोकप्रिय होता गया और इसकी लेनदेन की मात्रा में विस्फोट होता गया, इसकी सभी समस्याएं बिगड़ती गईं। धोखाधड़ी अधिक थी। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से अधिक शुल्क लिया गया।
स्टार्टअप से अधिक प्रतिस्पर्धा थी।